स्वागत है आप सभी का। हेलो भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं समीर अवस्थी। हेलो भारत के खास कार्यक्रम शख्सियत में आज हम एक ऐसे शख्स को आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं, समाजसेवी हैं, लेखक हैं, कवि हैं, आलोचक भी हैं और कभी कभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं कि आखिर वो क्या हैं। आइए सीधे आपसे बातचीत कराते हैं और तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे, आपके जीवन को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राघव पाठक जी हैं। पाठक जी, स्वागत है आपका हेलो भारत में। धन्यवाद समीर जी। आज हम आपके पास आए हैं, आपसे चर्चाएं कर रहे हैं। जो शुरुआत हम बुंदेलखंड से करेंगे क्योंकि हम बुंदेलखंड के हैं। छत्रसाल, महाराजा छत्रसाल की नगरी है। बुंदेलखंड की जो वर्तमान परिस्थितियों को आप किस नज़रिए से देखते हैं जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण लगता है? समीर जी, पहले तो आपने जो समय चुना है मेरे इंटरव्यू का, ये बड़ा ही विप्लवकारी समय है। आपने ये गलत समय पर चुनाव कर लिया है क्योंकि बहुत से लोग अब सोचने लगेंगे। इतनी सारी आपने पहचानें मेरी बताई, आपने कहा उसके बाद कंफ्यूज है, तो अब लोग ये कंफ्यूज ना होने लगे कि मैं पॉलिटिकल व्यक्ति तो नहीं हूँ। तो मैं पहली चीज़ तो ये लोगों को, जो देखने वाले आपके दर्शक हैं हेलो भारत के, उनको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल एम्बिशियस व्यक्ति नहीं हूँ। इस समय आप इंटरव्यू लेने आए हैं, अच्छी बात है। बहुत दिनों से आपका ये इंटरव्यू संभवतः पेंडिंग था। बुंदेलखंड के किन मुद्दों को लेकर के आप बात करना चाहते हैं, ये भी मुझे थोड़ा सा समझना जरूरी है। देखिए, बुंदेलखंड में मैंने आपका कुछ वीडियो भी देखा हुआ था जो आप अंधविश्वास को लेकर बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले। ज़्यादातर देखा जा रहा है बुंदेलखंड में अंधविश्वास, कभी सिलवट्टा तो कभी पेड़ उग रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? आखिर लोग जागरूक कब होंगे? देखो, लिटरेसी, अशिक्षा किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी जगह पर हो, केवल बुंदेलखंड में नहीं। अब तो यूँ देखने में आया है कि लिटरेसी हमारे भारतवर्ष में ही कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से व्याप्त है। अशिक्षा का मतलब ये नहीं है, शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है किताबी ज्ञान या डिग्री या चीज़ें ले लेना। शिक्षा वो है जो आपको निर्णय लेना, आपको बोध ये कराने लगती है कि क्या सही है क्या गलत है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होता है, और शिक्षा में खासतौर से जब तक उसे सत्य और असत्य का बोध नहीं होता है, तब तक ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। और भारत, न केवल बुंदेलखंड, पूरे भारतवर्ष में ये चीज़ें बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी हैं, अपनी जड़ें जमा चुकी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पाठक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, बुंदेलखंड है और बुंदेलखंड महाराजा छत्रसाल की नगरी है, यशोवर्मन की नगरी है, और बुंदेलखंड में देखा जा रहा है अंधविश्वास का एक वायरस बहुत तेज़ी से लोगों में फैल जाता है। लोग सामाजिक मुद्दों को लेकर एकत्रित नहीं होंगे और चमत्कार को लेकर भागे दौड़े चले जाते हैं। अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार लोग वायरल कर रहे हैं, जानकारी वायरल कर रहे हैं कि पेड़ बोलता है। पेड़ बोलता है मतलब कहाँ? ये मेरे संज्ञान में अभी नहीं आया, लेकिन अगर पेड़ ये बोलता है कि मुझे मत काटो, तो मैं मान लूंगा कि पेड़ बोलता है और किसी ने उसकी आवाज़ सुनी। अगर पेड़ ये बोल रहा है कि मेरी पूजा करो, परिक्रमा करो, मेरे पास दान पेटी रख करके उसमें चढ़ोतरी चढ़ाओ, तो फिर ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ढोंग है। कहीं ना कहीं किसी की दुकानदारी उस पेड़ के साथ लगी हुई है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बमीठा थाना क्षेत्र के गंगवाहा गांव में पिछले 4 दिनों से सैकड़ों लोग, हज़ारों लोग पहुंच रहे हैं, लगातार पहुंच रहे हैं, लगातार चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो आखिर इस प्रकार की अंधभक्ति क्षेत्र में आवाज सुनो ना भाई, पेड़ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? भाई यही तो अशिक्षा है ना। किसी ने कह दिया बाबा कान ले गया, तो क्या हम कान को पकड़ करके तुरंत देखने लगेंगे क्या? अरे बाबा कान कैसे ले गया, उसका क्या प्रमाण है? आप छू करके देखो तो पहले अपना कान है हमारे पास कि नहीं, जा करके देखो पेड़ बोल भी रहा कि नहीं। कि मान लिया कि पेड़ बोलता है, पूजने लगो उसको। बेहुदापन है ये, सरासर ये बेवकूफ़ी भरे कृत्य हैं। और अगर ये लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका लाभ कोई ना कोई अवसरवादी तत्व उठा रहे हैं। अच्छा, बताया जा रहा है वहाँ पर एक छोटा सा कल्प वृक्ष है, तो आप डॉक्टर भी हैं, तो कल्प वृक्ष की पहचान क्या होती है? अब मुझे इस बारे में अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। कल्प वृक्ष मतलब बरगद के वृक्ष को अश्वत्थ बोलते हैं। अश्वत्थ मतलब ये अपना पीपल का वृक्ष को, इनको भी तो कल्प वृक्ष कहा गया है। कल्प वृक्ष मतलब जहाँ जा करके आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हो। किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, बोधि वृक्ष है जहाँ गौतम बुद्ध बैठे थे, तो किसी भी वृक्ष की आप मान्यता करने लगो, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, ऑक्सीजन मिलेगी, आप अपने भाव को उसके साथ जोड़ लेंगे तो आपको लाभ होगा। ये जरूरी थोड़ा ना कि अब उसी वृक्ष वो बात कर रहा है, ये थोड़ा सा बात अपच है। किसी भी वृक्ष की आप पूजा नहीं, हर वृक्ष की पूजा करो।
प्रकृति की सुरक्षा करो, बजाय कि उसको ज़बरदस्ती के धार्मिक उसमें उलझाने के या धार्मिक उन्माद में उलझाने के या अपनी दुकानदारी चलाने के। इसके लिए धर्म का दोहन और प्रकृति की व्यवस्था का दोहन ना किया जाए तो बेहतर होगा। तो क्या यही कारण माना जाए बुंदेलखंड पिछड़ रहा है? बुंदेलखंड पिछड़ा हुआ, मैं फिर वही बात कहूँ कि अभी हम जिस हाईवे पर चल रहे हैं, ये झांसी से खजुराहो के बीच में हाईवे है, तो बुंदेलखंड कहाँ पिछड़ा दिख रहा है हम गाँवों अंचल में जाएंगे तो पूरा देश पिछड़ा हुआ। भारत जो है पूरा देश पिछड़ा हुआ है समीर जी, केवल बुंदेलखंड नहीं, पूरा देश पिछड़ा हुआ है। गाँव में देखने जाइए आप। बिल्कुल, हम तो लगातार गांव में जाते हैं। सरकार तो कह रही है हम विकास कर रहे हैं। अगर खजुराहो राजनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात करें तो सिर्फ खजुराहो और झांसी 4 लाइन का एक थमा दिया जाता है। झूठ नहीं बोलूँगा समीर जी, झांसी खजुराहो 4 लाइन नहीं, नितिन गडकरी जी ने भाजपा की शासनकाल में, ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने काम नहीं किया या भाजपा ने काम नहीं किया, लेकिन उन सब के बीच में जो प्रामाणिक काम किया गया है वो नितिन गडकरी जी के लोक निर्माण विभाग या जो PWD डिपार्टमेंट है या जो राज्य मार्ग का विस्तार है उस पर काम किया गया। उसमें बेहद अच्छे तरीके से काम किया गया और कई मुद्दों पर, जैसे आवास योजना के अंतर्गत है, बट जो फ्री की रोटी बांटना, ये जो मुनाफा की आदत को, मतलब घर बैठे लोगों को रिश्वत दे, ये तो सीधी आप रिश्वत दे रहे हो ना। आप कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हो ना। भाजपा को मैं कम से कम इस सूबे में या इस गिनती में नहीं देखना चाहता था। यहाँ मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है, मैं भाजपा को इस रास्ते में खड़ा नहीं देखना चाहता था जिस रास्ते में कांग्रेस कभी खड़ी हुआ करती थी। अभी देखने में आया, अभी मैं नरसिंहपुर में था पिछले कुछ दिनों पहले, तो वहाँ पर कर्नाटक सरकार की योजना गृहलक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे की योजना का प्रचार किया जा रहा है। MP मध्य प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस की कर्नाटक सरकार की योजना का। मतलब क्या है, आप महिलाओं को लालच दे रहे हैं। और उस पर सबसे दुखद पहलू ये है कि हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसा, कहाँ गई चुनाव निर्वाचन आयोग, कहाँ गया चुनाव प्रबंधन समिति जो इन पर अंकुश लगाए। भाई ये रिश्वत आप नाक को सीधे ना पकड़ करके घुमा करके पकड़ो, ये क्या है? ये तो कहीं ना कहीं देश अशिक्षित है, इसलिए आप कर पा रहे हो। और हमारे देश में 70% जनता जहाँ तक अशिक्षित है, जो 20% हमारे आपके जैसे थोड़े बहुत आधे कुचले से लोग हैं वो बात रखते हैं, लेकिन एक समय बाद हम आप थक जाते हैं, अपनी रोजी रोटी में लग जाते हैं, तो मुद्दे वहीं के वहीं रह जाते हैं। अंधविश्वास की ओर भाग जाए, अंधविश्वास की ओर ही जाएंगे और कहाँ जाएंगे? उनके लिए रास्ता कहाँ है? वो आसान रास्ता है ना, वो आसान रास्ता है। पेड़ की परिक्रमा लगा लो, पेड़ बोलने लगेगा की बात करने लगा क्या? आपका एक वीडियो देखा था मैंने, उसमें आप आरोप लगा रहे थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर, कह रहे थे कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो ये क्या जो फैला हुआ ये भी तो अंधविश्वास है? आप लगता है बहुत पुरानी बात उठाना चाह रहे हैं जी, वो पुरानी बात को लेकर के मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि देखो धीरेन्द्र शास्त्री का अपना कद है, धीरेन्द्र शास्त्री का अपना प्रोफेशन है, वो उनका अपना, जैसे कि आए हैं अपने पैतृक कर्म को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, वो अपने कर्म कर रहे हैं। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी, उस समय मेरा प्रश्न जो था बेहद जायज़ प्रश्न था। कोरोना काल में जब पूरे देश में प्रोटोकॉल लगाया हुआ था, उस समय आपने पॉलिटिकल, आपके पास सपोर्ट था, तो आपने पॉलिटिकल सपोर्ट से अपनी कथा आयोजित की जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई थी, जो सभी के सामने है। लेकिन मैं उन बातों को कुरेदने इसलिए नहीं चाहता हूँ जिसका कोई अब औचित्य नहीं है। इस समय इन बातों का कोई मतलब नहीं है। मेरे मामा जी की मृत्यु इस कथा में हुई थी, तो मेरे को, मैं भावनात्मक रूप से टूटा हुआ था। और एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर मैं अंधविश्वास का विरोधी हूँ कि यदि आप कहते हैं कि आप भविष्य जानते हैं। मेरा प्रश्न सीधा, धीरेन्द्र शास्त्री जी से भी बात हुई मेरी इस मामले को लेकर के कि यदि आप भविष्य जानते हैं तो आपको उस कथा का भविष्य पता होना चाहिए था कि इसमें कितने शिष्य उनके खत्म होने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें, आप किसी का भविष्य नहीं जान सकते, आप किसी का अतीत नहीं जान सकते। आप जो कर रहे हैं वो क्यों कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आपका मेरा कहना यही है कि आपका जो लॉजिक है उससे दुनिया को परिचित बनाएं। एक जैसे एक धीरेन्द्र शास्त्री जब इतने लोगों की मदद कर पा रहा है, अगर 100 धीरेन्द्र शास्त्री होंगे तो कितने लोगों की मदद नहीं हो पाएगी। तो जो हुनर आपके पास है वो हुनर सिखाएं, बजाय कि उसको अपने पास सहेज करके, तो उसमें तो आप स्वार्थी हो गए ना। तो यहाँ पर मैं इन चीज़ों का विरोध करता हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए जब कोई कार्य होता है तो वो अंधविश्वास या पाखंड ही होता है। अच्छा, इस दौरान जो वीडियो वायरल हुए थे आपके, वो एकदम से हाइड हो चुका है और आज फिर वही देखा जा रहा है, क्षेत्र में लगातार अंधविश्वास फैलता जा रहा है। तो इस सब चीज़ों को कैसे रोका जाएगा?
समीर भाई देखो, आपने कहा हाइड हो चुका है, कोई वीडियो हाइड नहीं हुआ है। ये मेरी व्यक्तिगत जीवन है। मेरा व्यक्तिगत जीवन जहां बाधित होता है, यदि कोई बात, कोई विषय बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा है, मैं विवाद करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं विवादित व्यक्ति नहीं हूं, विवादित शख्सियत नहीं हूं। वो जो चीज़ मेरे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में शोर खड़ा करती है, मैं उनको हटा देता हूँ, मैं सामने नहीं रखता हूँ। और जिस बात का कोई औचित्य नहीं, तो मुझे नहीं लगता उनको सामने रखना चाहिए। तो क्या आप कंपेयर करते हैं कि हमें भी बराबरी होना चाहिए? आप भी चाह रहे थे कि कथाएं हो, आप लवकुश नगर भी पहुंचे थे किसी एक लेडीज? अभी बात समझ नहीं पा रहा, आप थोड़ा सा स्पष्ट कहेंगे तो? मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी ये जानकारी में भी है कि लवकुश नगर में कोई आरती दीदी जी हैं, उनको लेकर भी आप जो है कथाएं कर रहे थे, आगे बढ़ाना चाह रहे थे, तो ये सब क्या है? आपने मेरी संस्था के बारे में सुना होगा, श्री योग एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। लोग, बहुत कम लोगों को ये जानकारी है। 2017 के जब आप न्यूज़पेपर खंगालेंगे, उस समय की जब आप पूरा न्यूज का, समाचार का खंगालेंगे, तो 2017 में मैंने श्री योग एंड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल किया था, जो 5 दिन का था। उसके अंतर्गत मेरा शुरू से ही एक लक्ष्य रहा है कि क्षेत्र की प्रतिभाओं को प्रमोशन मिलना चाहिए। पाखंड या धर्मोन्माद या किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को बढ़ाने वाली शख्सियतों के अलावा जो व्यक्ति या जो शख्स प्रामाणिक रूप से अध्यात्म का या धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको आगे लाया जाना चाहिए। तो संस्था के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट प्रतिभा का उन्नयन या प्रतिभा का पोषण और प्रतिभा का संवर्धन, उसके अंतर्गत मैं आरती जी के पास पहुंचा था और उसके लिए मैंने प्रयास किया था। विसंगतियां हैं हमारे क्षेत्र में, यही तो विसंगतियां हैं। हमारा देश कहाँ पिछड़ता है, जहां आजकल जैसे धीरेन्द्र के बाबू के पास क्या था, धीरेन्द्र बाबू के पास वो पुरुष हैं, उनके लिए चीज़ें आसान थी, थोड़ा सा चमत्कार का तड़का उसमें डाल दिया तो वो चीज़ें क्या हो गई, बहुत तेज़ी से वायरल हो गई। अब एक सामान्य शख्स जो पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, पूरी शिक्षा लेकर के आया हो, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, वो भी तो कथा कर रहा था। मैंने उसका प्रमोशन करना चाहा, लेकिन विसंगतियां कहाँ हैं, वो लड़की थी। कभी आप इमोशनल हो जाते हैं सब बातों को लेकर, ये इसके पीछे का भावनात्मक होना पड़ेगा। संवेदना ही तो हमारी धुरी है। अगर भावना नहीं होगी तो हम फिर, हमें नहीं लगता हम समाज को कुछ दे पाएंगे। बिना भावों से क्या दिया जा सकता है समाज को? हमें भावनात्मक होना पड़ेगा। आप जो बात कर रहे हैं या जिस चीज़ को लेकर के कर रहे हैं, हम जो काम करना चाहते हैं, जब वह काम करने के लिए बजाय कि सहयोग के लोगों का विरोध झेलना पड़े, तब थोड़ा सा कठिनाई आती है समाज में। अच्छा, ये बताइए, विरोध की अगर हम बात करें तो आपकी जो आप डॉक्टर हैं, तो क्या आप किस तरीके से अब आगे बढ़ रहे हैं? डॉक्टरी से, समाज सेवी से, कविता से, क्या पेशा मेन क्या है? जो देखो ये समीर जी, मैं विशुद्ध रूप से पहले एक चिकित्सक हूँ। मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे, पर धर्मो भयावह। हमारे अंदर से पिताजी संघ के बैकग्राउंड से रहे हैं, आरएसएस से रहे हैं। हम लोग समाज सेवा की धुरी से जुड़े रहे हैं। सरस्वती शिशु मंदिर का उन्नयन हो राजनगर में, या राजनगर में खजुराहो क्षेत्र में संघ का विस्तार हो, भाजपा का विस्तार हो, तो शुरुआत से ही समाज सेवी गतिविधियों से हम लोग लिप्त रहे हैं। हम लोगों का रुझान उस तरफ रहा है, तो समाज सेवा से हम लोगों का जुड़ाव रहा और वही हम लोग पहचान अपनी मोस्टली बनाते आए। लेकिन उसके पीछे किसी भी प्रकार से कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस या राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही। बीच में कभी 2014 के समथिंग कभी मन में भाव आया था राजनगर नगर परिषद को लेकर के, परिस्थितियां अनुकूल नहीं बनी, हम वहां से अलग हो गए, हमने अपना रास्ता अख्तियार कर लिया। पेशे से मैं एक चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, मेरे पिताजी डॉक्टर थे, तो उनके ही कार्य को आगे बढ़ाना वही मेरी प्रथम जिम्मेदारी है और उसी में मैं लगा हुआ। आप राजनगर विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं और आगामी विधानसभा चुनाव आने वाला है। ऐसे में राजनगर विधानसभा में भाजपा की तरफ से एक ही पक्ष में जो दावेदार हैं, जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इनमें ही विरोधाभास देखा जा रहा है। बाहरी का एक मुद्दा बहुत छाया हुआ है इन दिनों, तो आप किसका समर्थन करते हैं? अब ये भाजपा का अंदरूनी मामला है और मैं पहली बात तो कह दूँ, राजनीति से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है टिकट मांगना। अब वो टिकट किस बुनियाद पर मांगता है, तो हो सकता है स्थानीय प्रत्याशी जो भी है, जैसी समझ में आ रहा है, घासीराम जी हुए, मलखान जी हुए, इन्होंने स्थानीय के मुद्दे को आधार बनाया है कि इस आधार पर टिकट मिल जाए, तो उनका अपना मंतव्य है। बाकी कहा जाए तो पिछली बार जब टिकट अरविंद पटेरिया को मिली थी, तो अरविंद जी की जो जीत का अंतर था, नाती राजा जी की जीत का अंतर था, बेहद माइनर अंतर था, और उसके बाद अरविंद जी ने मेहनत भी की है क्षेत्र में, तो इसको भी डिनाई नहीं किया जा सकता है। ज़बरदस्त मेहनत की है। शर्मा जी ने भी, वो भी
स्थानीय नहीं हैं, लेकिन सांसद बने, सांसद बनने के बाद उन्होंने भी ज़बरदस्त काम किया है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते। जिस भी तरीके से खजुराहो का आज जो विकास देखने में आया है, रोल मॉडल देखने में आया है, तो उसमें इन लोगों का परिश्रम है। अब कितनी ईमानदारी से किया है ये उनकी ही आत्मा बता सकती है, क्योंकि बहुत सी जगह पर अरविंद जी का या वी डी शर्मा जी का विरोध भी केवल लोकसभा या विधानसभा में नहीं है, पूरे प्रदेश स्तर पर भी हो रहा है। तो आखिर कहाँ कमियां अध्यक्ष रहते और सांसद रहते शर्मा जी से हो रही हैं, ये उनको अपने आप में खंगालना पड़ेंगी, और ये अरविंद पटेरिया जी को खंगालना पड़ेंगी कि आखिर उनका भी विरोध क्यों है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गाँव पर जाते, आप तो गाँव पर जाते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव में उनका विरोध भी देखने को मिलता होगा, सहयोग भी देखने को मिलता होगा। तो विरोध क्यों हो रहा? आपको अवसर मिला, आपने काम किया, निस्संदेह रूप से मेहनत की, तो विरोध और सहयोग ये उनकी अपनी व्यक्तिगत कार्यशैली के ऊपर निर्भर करता है। कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार जब एटीट्यूड वाले हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार जब एक तरफा हो जाते हैं, एक तरफा डिसीजन मेकिंग हो जाती है, तो विरोध तो झेलना पड़ेगा। आप समाज सेवी भी हैं और कभी अब मैंने ये भी देखा है कई बार आप सामाजिक मुद्दों को लेकर फेसबुक पर लाइव आते हैं, बात रखते हैं। तो क्या माना जाए कि इन 4 बार जितने भी ये विधानसभा चुनाव हुए हैं राजनगर में, 4 बार से भाजपा का कोई विधायक ही नहीं बन पाया? अब कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का विरोध तो भाजपा को नाती राजा के समक्ष कोई ताकतवर कैंडिडेट नहीं मिला, ये भी एक मुद्दा है। और नाती राजा जी की जो भी कहा जाए कि उनकी जड़ें, उनकी पकड़ जनता के बीच में ज़्यादा मजबूत मानी जाएगी। इसमें भाजपा की कमजोरी से ज़्यादा ये माना जाएगा कहीं ना कहीं विपक्ष का जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, वो ज़्यादा मजबूत है। अच्छा, चलिए, राजनीति हो गया, समाज सेवा से जुड़े हैं आप, और अब मैं ये चाहता हूँ कि ये और बताइए कि डॉक्टरी के साथ साथ और जैसे आप कई बार युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, प्रतिभाओं को लेकर आप बात कर रहे हैं, अब क्या आगे का प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं? समीर जी, प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मेरा जो बिल्कुल मैं कहूँगा कि हेलो भारत की तरफ से आप प्रतिभाओं का जब बाड़ा उनका कहते हैं तो आपके अंदर एक अजब सी प्रतिभा दिखती है। तो समीर जी, हम कहेंगे पहले तो अपनी प्रतिभा को निखारें। आपको देखता हूं कभी कभी आपकी चैनल पर, आपके हैंडल पर जब जा करके आप भी बीच बीच में थोड़ा सा कुंठित होते हैं, हताश होते हैं, तो हमें लगता है कि आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि मैं जब अपने जीवन के बिल्कुल शुरुआती काल में था, तो स्वर्गीय राजीव दीक्षित भाई साहब, जिन्होंने भारत स्वाभिमान रामदेव जी के साथ मिलकर पतंजलि योगपीठ को खड़ा किया, और उसके साथ साथ जब मैं भाजपा के, मैं भी थोड़ा शुरुआती संगठन में थोड़ा बहुत काम किया, 1-2 महीने का समय मिला, तो उस समय में संपर्क में आया था शैलेंद्र बरुआ जी भाई साहब के साथ। तो बड़ा अच्छा उन्होंने एक मंत्र बताया था, वो सूत्र है, संस्कृत का सुभाषित है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूल मनौषधम, अयोग्य पुरुषः नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभ। इसका मतलब ये है कि कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति ना हो, कोई भी वनस्पति ऐसी नहीं है जिसमें कोई औषधीय गुण ना हो, और कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है, व्यक्ति नहीं है इस संसार में, चराचर जगत में, जिसके अंदर कोई योग्यता ना हो। मुश्किल है तो उन प्रतिभाओं को, उन योग्यताओं को सहेजने वाला या खोजने वाला व्यक्ति। कौन सहेजेगा? निश्चित तौर पर यहाँ पर जो एहसास करेगा वो सहेजेगा। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रतिभा को सहेजा जाना चाहिए तो मैं प्रयास करूँगा। आपको जहाँ लगता है, आपको भी महसूस होता है कि इस बात को सामने आना चाहिए, तो आप लाते हैं। तो हम, आपकी जिम्मेदारी मिलकर ही तय होती है ये कि हमको क्या सामने लाना है समाज के सामने और क्या नहीं लाना है, किसको प्रमोट करना है, किसको प्रमोट नहीं करना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जो लाना चाहता है, जो धरातल में बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको सामने लाने का प्रयास किया जाता है। लोग तो कहते हैं कि ये अंधविश्वास हो कि वो ख़त्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार ख़त्म होना चाहिए। लोग सिर्फ सजेशन ही देते हैं, आता कोई नहीं है। इसके लिए पहली चीज़ तो आर्थिक धुरी मजबूत होना चाहिए। व्यक्ति तब आता है सामने आपको ही लेकर के, या जब आप सत्य की राह पर जाते हैं, तो आर्थिक रूप से मजबूती बहुत मुश्किल मुद्दा है। तो या जो लोग सामने आते हैं तो उनको विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि विपक्षी जो शक्तियाँ होती हैं, या जो चमत्कारी शक्तियाँ, या जो झूठ को बढ़ावा देने वाली शक्तियाँ, वो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न होती हैं। तो अगर सत्य के समर्थन करने वाले व्यक्ति या असत्य का विरोध करने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, तो उनको संघर्ष तो करना पड़ता है, टूट जाता है। आधे से ज़्यादा संघर्ष तो अर्थाभाव के कारण टूट जाता है। समीर भाई, अब पाठक जी, बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ महाराजाओं की धरती है, महाराजा छत्रसाल की धरती है, छतरपुर। पन्ना में हीरे उगलते हैं, और भारत जो है आज चांद पर पहुँचा है।
पानी खोजने के लिए और तमाम ग्रह पहुंच रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार जो करोड़ों बजट खर्च करके दूसरे ग्रह में खोजने जा रहे हैं, क्या बुंदेलखंड की धरती जो हीरा उगल रही है और जो अंग्रेज लूट के ले गए थे, बताया जाता है कि इन्हीं धरती के नीचे जो ये गड़े हुए हैं, तो क्या इन्हें नहीं खोजा जा सकता? बिल्कुल खोजा जा सकता है, खोजने का प्रयास किया गया और जहाँ पर खोजा जा सकता है लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जहाँ स्वार्थ पहले आ जाता है वहाँ पर ईमानदार प्रयास नहीं हो पाते। मेरा मानना है कि लोगों को ईमानदार प्रयास करना चाहिए। राजनेताओं को अपने स्वार्थी दृष्टिकोण से या अपनी संकुचित मानसिकता से बाहर आना चाहिए और इसमें उनकी ईमानदार अप्रोच बहुत ज़रूरी है। राजनीति में ऐसे शख्सों का रहना बहुत ज़रूरी है और उनको आगे आना चाहिए। या जो करना चाहते हैं, बहुत से लोग करना चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, सहयोग नहीं मिलता है तो टूट जाते हैं। ये सब तो सरकार को ही देखना है ना। सरकार बस को क्यों देखना है, आम आदमी को देखना है भैया। जब आपको वोट देने जाना है तो आपको भी तो देखना है। आपके बीच में कई बार बहुत से अच्छे शख्स आते हैं, चुनाव में खड़े होते हैं, लेकिन जब वो चुनाव में खड़े होते हैं आप उनकी जगह पर आप प्रचार को महत्व दे देते हैं, क्योंकि झूठ के पास प्रचार करने के लिए संसाधन होते हैं, सत्य के पास प्रचार करने के लिए संसाधन नहीं होते हैं, इसलिए वो टूट जाता है। एक और अच्छी बात यह है, कई बार वीडियोस, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, इंस्टाग्राम का ज़माना है, फेसबुक पे भी ये बहुत अच्छी बात, जब गांव में हम लोग जाते हैं कवरेज करने, ये निकल कर आया कि जब अंग्रेज़ों का राज था 1915 का वो समय, जो आपने यहाँ पे देखा होगा डैम बना हुआ है, गंगा डैम आज भी टिका हुआ है और केन नदी का पुल वो आज भी टिका है। वो थोड़ी बहुत दरारें ही आई है। आज के समय में पुल 2 ही साल में ढह जाता है। पुल क्या ढह जाते हैं, हम हमारे सड़कों मोहल्ले की सड़कें बह जाती हैं, 6 महीने नहीं होते हैं बह जाती हैं। तो भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना चाहिए था जिस शासन को या भारतीय जनता पार्टी को लोग इसी सोच के साथ तो लाए थे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना सरकार की नाकामी सिद्ध हो रहा है। इंडिया और भारत का एक मुद्दा चल रहा है देश। इंडिया और भारत का मुद्दा देखिए भाई, हम भारत देश में ही हैं और ये बात अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत की जा रही है तो गलत है। और बाकी तो भारत, हम लोग सब लोग भारतीय हैं ही। भारत का मुद्दा किसको बुरा लगेगा? हम अपनी भाषा में बोले ना, फिर हम प्रेम को प्रेम ही बोले ना, लव क्यों बोले? तो शब्दों में ना जा करके जो आत्मा है, आत्मा में हम बैठें और वोट बैंक की राजनीति के अंतर्गत शब्दों से बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। अच्छा, ये बताइए, अब नाम जो चेंज करने की बात आई सामने, इसमें कितना समय लग सकता है और इसमें कितना क्या नुकसान होगा, क्या कल्पना किया जा सकता है? देखो, नुकसान ज़्यादा है और ये अगर कहा जाए तो ये जायज़ मुद्दा नहीं है जिस पर सरकार को बल देना चाहिए। जो जायज़ मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए जाने चाहिए, जिन पर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो मुद्दे ज़रूरी नहीं हैं उन पर जब ध्यान दिया जाएगा तो समय की बर्बादी भी होती है और धन की भी बर्बादी होती है। एक तरफ 2014 में मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया, इन सारी योजनाओं को फिर चेंज करेगी सरकार। क्या नोटबंदी फिर से होगा? ये सरकार को सोचना है भाई, ये सरकार को सोचना है कि कैसे ब्रेन वो बैठा ले हुए हैं, तो ये उनकी चिंतन की ज़रूरत है, यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है सरकार को। अच्छा, तो आज हेलो भारत की जो शख्सियत प्रोग्राम हम चला रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए थे डॉक्टर राघव पाठक, होलिस्टिक क्योर के रूप में विकसित कर रहे हैं पूरे देश भर में और लगातार तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात रखते हैं। समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं, कवि हैं और भी इनकी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। आज हेलो भारत के साथ हमने इनसे चर्चाएं की है। इसी तरह लगातार ये प्रोग्राम हम आगे भी जारी रखेंगे। जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार।